हाँ जी, क्या हाल चाल है आपके। चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पर हम कर रहे थे लास्ट क्लास में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बैक की एक्सरसाइज, जिसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मुझे कराने हैं। तो वहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। XYZ लिमिटेड है, उसका टर्नओवर जो है 35 लाख रुपीज़ का है, 35 लैक्स का है। बोरोइंग कॉस्ट जो है 10 लैक्स की है। ड्यूरिंग एनी टाइम इन द प्रीवियस ईयर and wants to avail the exemptions available in adoption of accounting standards applicable to companies for the year ended 31 मार्च 2017। बुक में 17 है, आप 21-22 लेना जैसा आपका मन करे। Advise the management on the exemptions that are available as per the company's AS rules 2006। अगर ये XYZ एक पार्टनरशिप फर्म होती तो क्या इसको और कोई एग्जेम्पशन भी मिलती क्या? तो यार ये तो हमने अभी रिसेंटली किया है, अभी रिसेंटली कराया हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की एप्लीकेबिलिटी, जिसमें कि कंपनीज जो हैं उन्हें एसएमसी और नॉन एसएमसी में बांटा हुआ है, और बाकी जो अदर एंटिटीज़ हैं उसे आईसीए ने बांट दिया, ये बताने के लिए कि इन एंटिटीज़ पर कौन से एएस अप्लाई होंगे। तो उसे लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 में बांट दिया। अगर आसान भाषा में बताया जाए, दोनों को मर्ज कर एक बनाया जाए अगर, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि लेवल 2, लेवल 3 जो है वो छोटी कंपनियाँ हैं और लेवल 1 जो है बड़ी कंपनियाँ हैं, जो प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग में है, लिस्ट करवाई जा रही है, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं। टर्नओवर बोरिंग जो है काफ़ी ज़्यादा है, तो इसका तो टर्नओवर जो है वो भी 35 लाख है, बोरोइंग भी बहुत कम है, तो ये एक स्मॉल एंड मीडियम साइज कंपनी मानी जाएगी, एसएमसी कंपनी मानी जाएगी। और जो एसएमसी कंपनीज होती है उनको AS 13 और AS 17 से राहत दी गई है, मैंडेटरी नहीं है। करेक्ट, कोई दिक्कत तो नहीं है, बस यही है और कुछ नहीं है। बाकी जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उससे जो है पार्शियल एग्जेम्पशन है वो आप लिख कर आ सकते हैं, जो यहाँ पर दे रखी है। हमने सारी के सारे एस वहाँ लिखे हुए हैं जो हमने क्लास करी थी। अब अगर ये पार्टनरशिप फर्म होती तो उस केस में ये लेवल 3 एंटिटी जो है उसमें आती, और लेवल 3 को जो है AS 317 के साथ AS 18 और 21 भी एग्जेम्प्ट है। समझ रहे हैं आप? जो लेवल 3 है, वैसे तो अगर आप उसको क्लासीफाई करेंगे तो लेवल 3 में क्लासीफाई होगा, बट लेवल 3 आईसी की क्लासिफिकेशन है ना, जहाँ पर AS 3, 17, 18 और 21 जो हैं नहीं लगते हैं। जो बाकी रह गई हैं कंपनी के हिसाब से, वहाँ सिर्फ AS 3 और 17 में ही राहत दी गई है। हाँ, बाकी पार्शियल राहत तो है, वो तो मैंने आपको बताया हुआ है कौन कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में पार्शियल राहत गिवन है, उसके कौन से पैरा में राहत है वो आपको याद नहीं करना है, ठीक है ना। ये सब में जो है पार्शियल राहत दी गई है, 15, 19, 20, 25, 28, 29, वही बातें यहाँ लिखी हुई है। ये देखोगे ना आप, सारी चीज़ें वही लिखी हुई है। और जो आपके 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो तब लगते हैं जब कोई रेगुलेशन हो, ठीक है ना। 21, 23 और 27 मतलब एप्लीकेबल नहीं है अनलेस एंड अनटिल रेगुलेशन स्टेट्स कि आपको उनका पालन करना पड़ेगा। तो आप बनाकर लिख कर आ सकते हैं, जबकि क्वेश्चन आने वाला नहीं है, फिर भी करा रहा हूँ। प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से, बाई चांस ही कभी ऐसा होगा कि आपको कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन मिल जाएगा। कंपनी ने जो है, एक कंपनी है जो नॉन एसएमसी में क्लासीफाई करी गई है 2015-16 में। एक कंपनी है जो छोटी कंपनी नहीं थी, नॉन एसएमसी, नॉट अ स्मॉल मीडियम कंपनी, 15-16 साल में 2016-17 में जो है वो एसएमसी की कैटेगरी में आ गई है। मैनेजमेंट पूछना चाहते हैं कि 2016-17 में वो कौन कौन सी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से एग्जेम्पशन ले सकते हैं। भैया, जब आप बड़ी कंपनी से छोटी कंपनी में आते हैं तो करीब करीब 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स आपको छोटी कंपनी बनकर रहना पड़ेगा, फिर जो है आप नेक्स्ट ईयर से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की एग्जेम्पशन ले सकते हैं जो गिवन है। मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया, क्वेश्चन का सॉल्यूशन बता दिया।
इतने मैच्योर आप हैं कि स्टडी मटेरियल का जो पीछे आंसर गिवन है उससे जाकर मैच कर लें, ठीक है ना। आप सच में बहुत बड़े स्टूडेंट्स हैं, आप 11-12 के स्टूडेंट्स अब नहीं रहे, फाउंडेशन के स्टूडेंट्स नहीं रहे। जो डायरेक्ट एंट्रेंस हैं वो एक ग्रेजुएट हैं, और जो नॉर्मल रूट से हैं वो फाउंडेशन एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर आए हैं। तो अब आप जो है वो छोटे बच्चे नहीं रहे जिनको जो है एक एक आंसर जो बाकी टीचर्स करवाते होंगे, बट मैं बिल्कुल उसके फेवर में नहीं हूँ कि जो आपको जो है स्पून फीडिंग कराई जाती है कि एक एक चीज़ को एक एक लाइन कर लिखवाते हैं, उसके बाद भी आपको पता है 90% बच्चे फेल हो रहे हैं। वो चीज़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए सी एग्जाम्स में। कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए, स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन ज़रूर डिस्कस होने चाहिए एक बार स्टूडेंट्स के साथ, उनके डाउट्स लिए जाने चाहिए, बाकी स्टूडेंट्स को गाइड करना चाहिए। उनकी मेहनत है एक्चुअली में, उनको प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम लो ना आप जब तक पढ़ोगे नहीं आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स जो बड़े सिली क्वेश्चंस पूछते हैं, बट मैं उनके सबके जवाब देता हूँ। पूछो पूछो पूछो, जो पढ़ेगा वही तो पूछेगा, और जिसने पढ़ा ही नहीं है ठीक है, उसके लिए तो क्या है, कोई दिक्कत नहीं। पढ़ने का मतलब क्या होता है, लेक्चर देखना है वो पहली बात है, खुद से रीडिंग करनी है वो दूसरी बात है। खुद से जब आराम से एक एक चीज़ समझते हैं, एक एक लाइन समझते हैं, तो वो आपकी असली पढ़ाई होती है। हाँ, मैंने पहले से बताया हुआ है तो आपको चीज़ जल्दी समझ में आ जाएगी, दोबारा रीडिंग करोगे तो जल्दी क्लिक हो जाएगी, बट जब खुद से पढ़ोगे वही आपको जो है आगे तक रिटेन करेगी चीज़ें। वीडियोज़ तो गाइड करने के लिए कि हाँ इतना वास्ट सिलेबस है, इतना बड़ा है कि आप पढ़ने बैठो तो कितना ही रिसर्च कर लो, तो एक अकाउंटिंग के पेपर में आप 5-6 महीने तक रिसर्च कर लो, कोई लिमिट नहीं है उसकी, जितना मर्जी रिसर्च कर लो। इंटरमीडिएट में और फाइनल तो पूछो ही मत, आप एक सब्जेक्ट के लेकर ग्रंथ लिख सकते हो, इतना बड़ा है। तो ये कोचिंग का, ये क्लासेस का ये फ़ायदा है कि आपको जो है एक सीमित समय में जो है हम पूरी चीज़ करवाने की कोशिश करते हैं कि भाई लगभग सारा सिलेबस कंप्लीट हो गया, स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस हो गए, कॉन्सेप्ट्स हो गया। अब मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी ना उसके बाद। कैपिटल केबल्स लिमिटेड हैज़ अ नॉर्मल वेस्टेज ऑफ 4% इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। जो भी डालते हैं उसमें 4% नॉर्मली वेस्ट हो जाता होगा। 16-17 ईयर में 21-22 लेना आप अपने क्वेश्चन में, बुक में तो अपडेट किया नहीं हुआ है। कंपनी यूज्ड 12,000 मेट्रिक टन ऑफ रॉ मटेरियल कॉस्टिंग 150 पर मेट्रिक टन। इन्होंने खरीदा। एट द एंड ऑफ द ईयर 630 मेट्रिक टन ऑफ वेस्टेज वॉज इन स्टॉक। तो टोटल वेस्टेज हुई 630 मेट्रिक टन, होनी चाहिए थी 4%, तो 12,000 का 4% कितना होगा। लाओ यार करके देखो, मैनुअली कैलकुलेट करते हैं। 12,000 का 4%, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लिया, 480 होगा। हुआ कितना है 630, तो बाकी हो गया एबनॉर्मल वेस्टेज। अकाउंटेंट वांट्स टू नो हाउ दिस वेस्टेज इज टू बी ट्रीटेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। एक्सप्लेन इन द कंटेक्स्ट ऑफ AS2 द ट्रीटमेंट ऑफ नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, एंड ऑल्सो फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ एबनॉर्मल लॉस इफ एनी। तो एबनॉर्मल लॉस तो है ही, क्या 150 मेट्रिक टन का एबनॉर्मल लॉस है क्या, देख लेंगे कोई बात नहीं। बट जब भी आप कॉस्टिंग निकालें, पर यूनिट कॉस्ट निकालें, तो मैंने कॉस्टिंग में कराया हुआ है पर यूनिट कॉस्ट कैसे निकलती है। मटेरियल कॉस्टिंग पूरा योगेश वर्मा क्लासेस चैनल की प्लेलिस्ट में यूट्यूब पर एब्सोल्युटली फ्री है, डिटेल डिस्कशन किया है, कॉस्ट का पूरा इंट्रोडक्शन है, कॉस्ट शीट है, मटेरियल कॉस्टिंग है, बहुत कुछ है उसमें, पूरा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर दिया गया है। या तो वहाँ से पढ़ लीजिए आप, और उसके बाद जो हम कर रहे हैं उसको समझ लीजिए कि जो भी आपके पैसे लगे, यानी जो भी आपने 12,000 मेट्रिक टन 150 रुपये के हिसाब से मंगाया, तो 12,000 मल्टीप्लाई बाय 150 रुपया माइनस वेस्टेज का कुछ स्क्रैप तो निकला नहीं, गिवन नहीं है, तो इसमें स्क्रैप आता है, स्क्रैप की वैल्यू, नॉर्मल वेस्टेज के स्क्रैप की वैल्यू डिवाइडेड बाय 12,000 मेट्रिक टन माइनस नॉर्मल वेस्टेज, ये आपकी पर यूनिट रेट निकल कर आएगी। तो क्वेश्चन 3 क्योंकि कैलकुलेशन वाला है, मल्टीप्लाई करने के लिए कैलकुलेटर ओपन करना पड़ेगा, तो हम लोग जो है यहाँ पर एक बार मल्टीप्लाई कर दिया होगा तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं। तो नॉर्मल है 480 मेट्रिक टन, 480, तो 12,000 में से 480 माइनस करोगे तो आएगा 11,520 मेट्रिक टन, 11,520 मेट्रिक टन। 12,000 लाए 150 रुपये के हिसाब से मैंने मल्टीप्लाई करा है, मल्टीप्लाई कर यहाँ पर अमाउंट दे रखी है, आप कैलकुलेटर पे करेंगे तो भी यही आएगा, मैंने कैलसी यूज़ नहीं करा। डिवाइडेड बाय 11,520,
तो आपको जो है रेट मिलेगी। वो रेट क्या आई है वो यहाँ पर निकाल कर दी हुई है, आप यहाँ देख सकते हैं 156.25। यही किया है मैंने, ये देखो कैलकुलेशन लिखी है, मल्टीप्लाई करा नहीं, कर दिया था, वो वैल्यू यहाँ से आपको दिखा दी। आप कैलकुलेटर पर करेंगे वही आएगी। 18 लाख डिवाइडेड बाय 12,000 क्वांटिटी लाए, इतना नॉर्मल वेस्टेज होना तय था, डिवाइड करा आपने जो क्वांटिटी नॉर्मली आपके पास पहुँचती है, तो 1 यूनिट की कॉस्ट आएगी 156.25। अब 156.25 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए जो एबनॉर्मल वेस्टेज है। चलो मैं कैलकुलेटर ओपन कर ही लेता हूँ। जल्दी हो जा रे, जल्दी हो जा, ओपन हो जा। एबनॉर्मल वेस्टेज कितनी है ज़रा आप यहाँ से देखेंगे, 150 है। तो चलो फिर मल्टीप्लाई क्या करना, 150 से मल्टीप्लाई तो कर दिया ही हुआ है क्या। चलो हम कर लेते हैं 156.25 मल्टीप्लाई बाय 150 इक्वल टू 23,437.5। 23,437.5। तो ये आपका एबनॉर्मल लॉस आ गया। बाकी जो आपकी क्वांटिटीज़ हैं, एबनॉर्मल लॉस या टोटल लॉस माइनस करने के बाद जो क्वांटिटीज़ एक्चुअली में बची, उससे आप 156.25 से मल्टीप्लाई करेंगे और वो आपकी इन्वेंट्री की कॉस्ट बनेगी। समझे क्या हुआ? और धीरे से समझाते हैं यार, धीरे धीरे समझाते हैं। 12,000 मेट्रिक टन अप्लाई, आपने इसकी रेट निकाल ली है पर यूनिट कि नॉर्मल सर्कमस्टेंस में क्या रेट होती है। अब इसमें से कुछ क्वांटिटीज़ आपकी आगे गई, प्रोसेस में गई, और कुछ आपकी टोटल वेस्ट ही हो गई। वेस्टेज जो है उसमें कुछ नॉर्मल वेस्टेज हुई होगी, कुछ एबनॉर्मल वेस्टेज हुई होगी, राइट। तो बस यही है, एबनॉर्मल जो वेस्टेज है उसे आप P&L में डालेंगे खर्चा, नॉर्मल वेस्टेज है उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, बाकी जो क्वांटिटी बच गई उसे आप रिकॉर्ड कर लेंगे, इन्वेंट्री में रिकॉर्ड कर लेंगे। या प्रोसेस में गया तो कॉस्ट का पार्ट बनेगा, फिनिश प्रोडक्ट की कॉस्ट का पार्ट बनेगा। ये आपका जो है इन्वेंट्री का क्वेश्चन आ रहा है कुछ। प्रोडक्ट एक्स बनाते हैं, रॉ मटेरियल ए यूज़ करके बनाते हैं, ओके। रॉ मटेरियल ए उसकी 600 यूनिट्स हैं, कॉस्ट है 120 पर यूनिट, रिप्लेसमेंट कॉस्ट है 90 पर यूनिट। रॉ मटेरियल को आप हमेशा कॉस्ट पर ही वैल्यू करते हैं। अगर फिनिश प्रोडक्ट कम पर बिकने वाले हैं, उसकी एनआरवी कम है, उस केस में आप रॉ मटेरियल को रिप्लेसमेंट कॉस्ट पर वैल्यू करते हैं। अब यहाँ आपने 500 यूनिट जो है पार्टली फिनिश गुड्स के जो हैं, यानी कि वर्क इन प्रोग्रेस के जो हैं, उस पर 260 पर यूनिट की कॉस्ट लग चुकी है। दीज यूनिट्स कैन बी फिनिश नेक्स्ट ईयर बाय इनकरिंग एडिशनल कॉस्ट ऑफ 60 रुपीज़ पर यूनिट। तो 60 रुपये की और कॉस्ट लगाकर पूरी की जा सकती है, बट आपको तो एनआरवी वर्क इन प्रोग्रेस का देखना होगा ना। और आपके 1500 यूनिट जो है फिनिश प्रोडक्ट के हैं, जिसकी कॉस्ट 320 रुपये पर यूनिट लग चुकी है। सेलिंग प्राइस गिवन है प्रोडक्ट एक्स की, यानी कि नेट रियलाइजेबल वैल्यू गिवन है 300। इसकी आपके पास एनआरवी आ गई। अगर फिनिश प्रोडक्ट जो है कम पर बिकने वाले हैं तो फिनिश प्रोडक्ट को एनआरवी पर वैल्यू करेंगे, 1500 यूनिट्स को 300 रुपये पर यूनिट पर वैल्यू करेंगे। और क्योंकि फिनिश प्रोडक्ट को एनआरवी पर वैल्यू कर रहे हैं, लोअर पर वैल्यू कर रहे हैं, तो उस केस में हम रॉ मटेरियल को भी रिप्लेसमेंट कॉस्ट पर वैल्यू करेंगे, 90 रुपीज़ पर वैल्यू करेंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को एक्सप्लेन करेंगे, टेबल बनाकर इसका सॉल्यूशन करेंगे। बहुत सिंपल है। अगर ये चीज़ आप नहीं समझ पा रहे तो आई थिंक मैं कुछ नहीं कह सकता। फिर रही बात वर्क इन प्रोग्रेस की, वर्क इन प्रोग्रेस जिसमें कॉस्ट तो गिवन है पर एनआरवी गिवन नहीं है। तो एनआरवी निकालने का तरीका मैंने आपको बताया था कि भैया फिनिश प्रोडक्ट की एनआरवी तो गिवन है 300 रुपये, इसमें सारा खर्चा लग गया होगा, उसके बाद प्रॉफिट जुड़ गया होगा, फिर जो है एनआरवी 300 आई होगी। अगर मैं इसमें से माइनस कर दूं जो कॉस्ट लगने वाली है वर्क इन प्रोग्रेस पे, तो 240 आ जाएगी वर्क इन प्रोग्रेस की एनआरवी, जो कि 260 से कम रुपए ही है। 260 है कॉस्ट, 240 है एनआरवी, तो वर्क इन प्रोग्रेस को भी 240 पर वैल्यू करना पड़ेगा। ये आपका जो है हो गया क्वेश्चन नंबर 4। 240 पर, 90 पर, 300 पर वैल्यू करेंगे, जितनी यूनिट्स हैं उससे मल्टीप्लाई कर देंगे आप, और ये आपके पास टोटल वैल्यू इन्वेंट्री की आ जाएगी।
हाँ, जो भी लॉस है उसे आप प्रोविज़न बनाकर P&L में बुक करेंगे। अगर इन्वेंट्री ज़्यादा पर आ रही है और आप NRV पर कम पर लेकर आ रहे हैं तो जो बाकी का बैलेंस है कहीं ना कहीं तो रिकॉर्ड होगा ना, वो आपका लॉस होगा। उसके बाद जो है आपका क्वेश्चन 5 कैश फ्लो स्टेटमेंट का है, जो अभी नहीं करवा सकता आपको क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं करी है, बाकी चीज़ें करवा सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 मेरे को लग रहा है कि आपका AS 10 का आया है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का, जिसमें कितने कॉस्ट पर कैपिटलाइज करें वो पूछा गया है। तो जो भी कॉस्ट एसेट को रेडी फॉर यूज़ या रेडी टू यूज़ लाने के लिए करी गई है वो सारी कॉस्ट जो है ऐड होती है। जैसे कि कॉस्ट ऑफ द प्लांट, अगर टैक्स का क्रेडिट मिलना है तो टैक्स को हटाएंगे और टैक्स का क्रेडिट नहीं मिलेगा तो टैक्स को इंक्लूडेड रखेंगे। अब जिस चीज़ का बेनिफिट मिल जाएगा वो फिर कॉस्ट का पार्ट क्यों बना रहे हो, उसको हटा दो ना। और GST में एक्सप्लेन करा हुआ है, उसके फ्री वीडियोस यूट्यूब पर आ रही हैं, समझ रहे हैं। एक चीज़ में बहुत चीज़ें हैं, एक छोटी सी चीज़ में सिर्फ एक लाइन में आधा घंटा पढ़ाई कराई जा सकती है। कॉस्ट पर सप्लायर्स इनवॉइस प्लस टैक्सेस, सप्लायर का इनवॉइस दिखाया जा सकता है। इनवॉइस में प्रैक्टिकली डोमिनोज हो गया, बिग बाजार हो गया, फ्यूचर रिटेल हो गया, उसका पूरा खोल कर दिखाया जा सकता है कि ये इनवॉइस आया, ये ट्रीटमेंट होगा, इस सिचुएशन में आप इंक्लूड करेंगे, इसमें नहीं करेंगे। इंक्लूड अगर कर रहे हैं तो क्या काउंटिंग एंट्री होगी, नहीं इंक्लूड कर रहे हैं तो क्या काउंटिंग एंट्री होगी, इसका ट्रीटमेंट टैक्सेस में क्या होगा, GST में क्या होगा, वो कैसे रिटर्न में शो होगा। एक लाइन पर महाभारत लिखी जा सकती है। नॉलेज तो इतनी है बट क्या वो लिखनी ज़रूरी है क्या, सिर्फ एक लाइन के लिए। तो इसलिए मैं शॉर्ट में कंप्लीट करवा रहा हूँ, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ शॉर्ट से शॉर्ट में कंप्लीट कराए, क्योंकि एक्सप्लेनेशन देने के लिए तो इतनी है कि वो कभी ज़िंदगी में नहीं ख़त्म होगी, कभी नहीं होगी। पता नहीं क्यों ऐसा बन गया मेरा ब्रेन, या जो भी आप कह लो, वो कभी नहीं ख़त्म होगी। जितने भी एक्सप्लेनेशन देना वो दे सकते हैं, एक से दूसरे की लिंकिंग, दूसरे से तीसरे की लिंकिंग, और आप उसमें कितना इन डेप्थ जा सकते हो उसका कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई नहीं है। जैसे ब्रह्मांड का कोई लिमिटेशन नहीं है, वैसे ही अगर आप नॉलेज गेन कर लेते हो बहुत ज़्यादा तो वो फिर अनगिनत हो जाता है, फिर आप कितना भी डेप्थ में जा सकते हो, वो जाना नहीं चाहता मैं। वरना आधा घंटा हम सिर्फ एक लाइन पर चर्चा करेंगे तो नहीं, बस इतना ही करो। कॉस्ट है, कॉस्ट 25 लाख की, ठीक है, टैक्सेस इंक्लूडेड है, इंक्लूडेड रहने दो, अगर बेनिफिट मिलेगा तो एक्सक्लूड कर दो क्योंकि उसका बेनिफिट मिल जाएगा। आप डिलीवर करा रहे हैं, हैंडलिंग कॉस्ट लग रही है 2 लाख रुपए की, तो आप डेफिनेटली उसको लेकर आएंगे तो कॉस्ट लगेगी, तो उसे भी इंक्लूड करेंगे। इनिशियल डिलीवरी है वैसे भी है, जिस भी साइट पर वो इंस्टॉल होगा उस साइट को प्रिपेयर करने की कॉस्ट लगती है। प्लांट आएगा तो कहीं पर लगेगा, तो उस साइट को प्रिपेयर कर रहे हैं ना, लाने तक इंस्टॉल करने तक की कॉस्ट सारी जोड़ेंगे, तो ये भी जोड़ेंगे। एक्विजिशन करने के लिए आपको एडवाइस चाहिए किसी कंसल्टेंट की, तो वो भी एक्विजिशन से रिलेटेड कॉस्ट है, उसे भी जोड़ेंगे। सप्लायर को कुछ इंटरेस्ट पे करा है तो भैया इंटरेस्ट तो फाइनेंस कॉस्ट है, तो इंटरेस्ट कभी भी इंक्लूड नहीं होता एसेट की कॉस्ट में, वो तो फाइनेंस है। एस्टिमेटेड डिसमेंटलिंग कॉस्ट टू बी इनकर्ड आफ्टर 7 ईयर्स, फ्यूचर में कॉस्ट है, लगने वाली है, लगेगी डिसमेंटलिंग की। प्रेजेंट वैल्यू पर ला सको तो अच्छी बात है, नहीं ला सको तो वो कॉस्ट भी तो आपकी इनकर होनी है। एंड ऑपरेटिंग लॉसेज बिफोर कमर्शियल प्रोडक्शन, तो कमर्शियल प्रोडक्शन से स्टार्ट होने से पहले कुछ लॉस हो रहे थे तो वो एसेट की कॉस्ट में उसका क्या मतलब उसका लिंक है, नथिंग। तो ये कॉस्ट जो है इसमें इंक्लूड होगी। क्वेश्चन 6 का आंसर देखते हैं। नैना, ये देखेंगे आप 25 लाख, 2 लाख, 6 लाख कंसल्टेशन फीस और डिसमेंटलिंग चार्जेस टोटल कर लिया है। इंटरेस्ट को इंक्लूड नहीं करा है, ऑपरेटिंग लॉसेस भी है, बिफोर कमर्शियल प्रोडक्शन भी एसेट की कॉस्ट से बिल्कुल रिलेट नहीं करते, इसको भी कैपिटलाइज नहीं करेंगे। खर्चा है तो P&L में ज़रूर जाएगा बट एसेट की कॉस्ट में नहीं जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन ब्रीफली द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नीडेड इन द फॉलोइंग केसेस एज पर AS 11। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 जो है वो फॉरेन एक्सचेंज की बात करता है, और यहाँ ये बताते हैं कि आपके कुछ ट्रेड रिसीवेबल्स हैं जिसमें कि उमेश से आपको 5 लाख रुपए लेने हैं, जिसे आपने एक $58.50 रुपीज़ का है उस हिसाब से रिकॉर्ड किया हुआ है। ठीक है ना, जब सेल्स हुई थी तब रिकॉर्ड कर दिया था, कोई बात नहीं। कुछ लॉन्ग टर्म लोन आपने लिया हुआ है US कंपनी से 60 लाख रुपीज़ का, $1 की 55 रुपये 60 पैसे 55.60 रेट चल रही थी तब रिकॉर्ड किया था।
आज रेट जो है बैलेंस शीट डेट को वो 61.20 है। तो इन दोनों को आप रिकॉर्ड करें, मतलब कि एक्सचेंज डिफरेंस को रिकॉर्ड करें। तो 58.50 और 61.20 का डिफरेंस है, उस एक्सचेंज डिफरेंस को भी रिकॉर्ड करें, और 55.60 और 61.20 का जो डिफरेंस है उसे भी आप रिकॉर्ड करें, और डिफरेंस को आप पीएनएल में डाल सकते हैं। हालांकि पैराग्राफ 46 एक ऑप्शन दिया गया है कि जहाँ पर लॉन्ग टर्म आपके पास फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम है, एसेट के लिए है तो उस एसेट की कॉस्ट में डालें, एसेट के लिए है तो एसेट की कॉस्ट में डालें, और एसेट के लिए नहीं है तो उसे फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम ट्रांसलेशन डिफरेंस अकाउंट में डालें। तो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहले आपने 5 लाख को जिस रेट पर रिकॉर्ड किया गया उसे डिवाइड किया तो आपको पता लगा कितने डॉलर्स हैं, कितने डॉलर्स हैं जो 5 लाख पर रिकॉर्डेड थे। अब क्या होगा, इतने डॉलर्स को आपको 61.20 पे लाना है। तो जब आप 61.20 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई कर देखें 61.20 से, ये आ गया 8547, 8547, 8547, ठीक है ना। तो इतने पर लाना है, 5 लाख पर रिकॉर्डेड है, तो इसका मतलब 23,076.4 या 77 जैसा भी करना चाहो, ये आपका जो है राउंड ऑफ होकर 76 कर लेना, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 77 कर लेना, ये आपका जो है एक्सचेंज डिफरेंस आ गया। जब ट्रांजैक्शन हुई तब रिकॉर्ड करा, और 31 मार्च पर आप 31 मार्च के रेट पर लाना चाहते हो, तो ये आपका क्या आ गया, एक्सचेंज डिफरेंस, जिसे पीएनएल में डालना है। गेन हुआ है, रेट बढ़ गई है, फ़ायदा है तो पीएनएल में क्रेडिट करेंगे, लॉस हुआ है तो डेबिट करेंगे। वहीं दूसरी तरफ सेम आप लॉन्ग टर्म लोन का देखेंगे कितने डॉलर्स आ रहे हैं, 60 लाख रुपए हैं, 55.60 पर रिकॉर्ड किया था, तो डॉलर इस हिसाब से बन के निकलते हैं 1,07,917। यही जब आप 61.20 पर रिकॉर्ड करेंगे और डिफरेंस लेंगे तो आपको 6 लाख का डिफरेंस मिलेगा, जिसे आप पीएनएल में भी डाल सकते हैं, और ऑप्शन दिया गया है कि आप इसे फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम डिफरेंस और ट्रांसलेशन डिफरेंस अकाउंट में भी डाल सकते हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और लिखा हुआ है ना। मैं तो कहता हूँ पीएनएल में डाल देना, काम खत्म करना, कॉन्सेप्ट अपने सिंपल रखो, ज़बरदस्ती पछड़े मत पड़ो, नंबर कटेंगे, नंबर के पीछे भागोगे तो सीए नहीं बनोगे भाई। सीए में नंबर के पीछे नहीं, कॉन्सेप्ट्स के पीछे भागना होता है। कई बार अपने 2-4 नंबर स्टेक पे लगाने होते हैं, बट अपने कॉन्सेप्ट्स स्ट्रॉन्ग रखने होते हैं, कॉन्सेप्ट्स पर भरोसा रखना होता है। हाँ, मेरे को अपने कॉन्सेप्ट ज़्यादा प्यारे हैं, 2-4 नंबर नहीं है। हाँ, क्या होगा, 80 की जगह 70 मार्क्स आ जाएंगे, बट आपने कॉन्सेप्ट से आप नहीं हिलेंगे। मैंने रटा कुछ नहीं, रटा नहीं मैंने, बुक में ऐसे किया हुआ था, कोई बात नहीं, दूसरा ऑप्शन भी कर सकते थे, हमने वो फॉलो किया। क्वेश्चन 8, सुप्रिया लिमिटेड रिसीव्ड अ ग्रांट ऑफ 2500 lakhs ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड ऑफ 15-16 फ्रॉम द गवर्नमेंट फॉर वेलफेयर एक्टिविटीज़ टू बी कैरिड आउट ऑन बाय द कंपनी फॉर इट्स एम्प्लॉयज़। तो वेलफेयर एक्टिविटीज़ बोले तो कि आपको कोई खर्चा करना है, उसके लिए गवर्नमेंट ने आपको सपोर्ट किया है 2,500 लाख रुपए देकर। 25 करोड़ होते होंगे, कितने होते हैं। ग्रांट प्रिस्क्राइब्ड कंडीशन फॉर इट्स यूटिलाइजेशन। 15-16 के बाद 16-17 साल आया, जिसमें पता लगा कि जो कंडीशंस लगाई थी ग्रांट के लिए वो कंप्लाई नहीं करी गई है, और ग्रांट को रिफंड करना पड़ेगा पूरा पूरा। तो ये आपने जब पीएनएल में डाला था, तो इसे पीएनएल में ही आप दोबारा डालेंगे। जैसे आपने ग्रांट को रिकॉर्ड करा था उसको उसी तरह से रिवर्स करेंगे। ये मैंने आपको सिखाया हुआ है AS 12, जिसमें आप पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं। अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट में लिखा होता है कि गवर्नमेंट से कई बार ग्रांट रिफंड करी जा सकती है, जो कि एज पर AS 5 जो आपके कोर्स में नहीं है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, AS 5 के तहत एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम होता है, जिसे पीएनएल में एक अलग हेडलाइन के रूप में दिखाया जाता है, ठीक है ना। तो इस केस में जो है गवर्नमेंट ग्रांट को जो है पीएनएल में डाला था, तो पीएनएल में उसे रिवर्स कर देंगे। रिवर्स करने का मतलब, जब मिली थी ग्रांट तो पीएनएल में क्रेडिट किया था, जब वापस दोगे तो पीएनएल में डेबिट करोगे। क्वेश्चन 9, ब्लू चिप इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड वांट्स टू रीक्लासिफाई इट्स इन्वेस्टमेंट्स। मज़ा आ गया, इन्वेस्टमेंट को रीक्लासीफाई करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म को शॉर्ट टर्म में, शॉर्ट टर्म को लॉन्ग टर्म में, मतलब लॉन्ग टर्म को करंट में, करंट को लॉन्ग टर्म में। तो अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो है 8.5 लाख रुपए की आ रही है,
उसे रिक्लासीफाई करना है करंट में, और कंपनी ने वैल्यू को रिड्यूस किया था इस इन्वेस्टमेंट की टू 6.5 लाख रुपए, तो आपका खर्चा 8.5 लाख का था लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का, कुछ परमानेंट डिक्लाइन हो गया होगा तो कंपनी ने वैल्यू कम कर ली 2 लाख से और 6.5 लाख पर कैरिंग अमाउंट उसकी आ रही है, ठीक है ना। तो आप किस पर रिकॉर्ड करेंगे, जबकि फेयर वैल्यू है 6.8 लाख। दोस्तों जब भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करंट इन्वेस्टमेंट में क्लासीफाई होती है तो जो उसकी कॉस्ट है या जो उसकी कैरिंग अमाउंट है विच एवर इज लोअर उस पर क्लासीफाई होती है, तो 6.5 लाख पर क्लासीफाई करेंगे, और 6.5 लाख पर ही आ रही है तो बस लॉन्ग टर्म की जगह उसको करंट लिख देंगे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है कंपनी बी की 7 लाख रुपए की, उसे रिक्लासीफाई करना एज अ करंट, फेयर वैल्यू आ रही है 8 लाख रुपए, बुक वैल्यू है 7 लाख रुपीज़। फेयर वैल्यू का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है लॉन्ग टर्म को करंट में रिक्लासीफाई करने के लिए, 7 लाख है उसी पर आते रहेगा। फिर है करंट इन्वेस्टमेंट जो 10 लाख रुपए की है, इसे रिक्लासीफाई करना चाहते हो लॉन्ग टर्म में और मार्केट वैल्यू है 12 लाख। तो जब करंट को लॉन्ग टर्म में आप रिक्लासीफाई करते हैं तो जो उसकी कॉस्ट है या जो उसकी मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर उस पर रिक्लासीफाई करते हैं। तो कॉस्ट 10 लाख है तो कॉस्ट पर आप रिकॉर्ड करेंगे। तो क्या हो गया 6.5 लाख, 7 लाख, 10 लाख। साढ़े 6 लाख, 7 लाख विल बी मेड एट 10 लाख। क्वेश्चन 10, कंस्ट्रक्शन करी जा रही है, लोन लिया है 32 करोड़ रुपए का, 32 करोड़। सी लिंक कर रहे हैं कंस्ट्रक्ट 2 सिटीज़ के बीच में। वर्क वॉज हेल्ड अप टोटली फॉर अ मंथ ड्यूरिंग द ईयर ड्यू टू हाई वाटर लेवल्स। मतलब 1 महीने के लिए बीच में काम रुक गया था जो आपके कंट्रोल में नहीं था। जो खर्चा लगा है वो 25 करोड़ यहाँ लगा है, लोन आपने 32 करोड़ का लिया था, कुछ इक्विपमेंट परचेज करे 3 करोड़ के, कुछ वर्किंग कैपिटल के लिए आपने 2 करोड़ रुपए खर्चा करा, कुछ व्हीकल लिया 50 लाख का, कुछ एडवांस दे दिया आपने, सामान खरीदने के लिए आपने पैसा दे दिया 50 लाख का, कुछ टेक्निकल नोहा 1 करोड़ के ले ली और टोटल इंटरेस्ट 80 करोड़ का लगा है। बताइए इस इंटरेस्ट का क्या ट्रीटमेंट करेंगे। देखिए इंटरेस्ट अगर क्वालिफाइंग एसिड के लिए लगता है जिसको सब्सटेंशियल टाइम लगता है बनने के लिए, उसके लिए अगर इंटरेस्ट लगता है तो उसे हम एसेट की कॉस्ट में क्लासीफाई करते हैं, प्रोवाइडेड सारी कंडीशंस मीट हो जाए, इंटरेस्ट कॉस्ट लग रही हो, एक्टिव डेवलपमेंट हो रही हो, उससे जुड़े हुए खर्चे हो रहे हों। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो सिर्फ ये कंस्ट्रक्शन जो हो रही है यही क्वालिफाइंग एसेट है। खरीदना मशीन को नहीं है, वर्किंग कैपिटल नहीं है, परचेज़ कर लिया व्हीकल्स, एडवांस दे दिया, परचेज़ कर ली टेक्निकल नो हाउ, ये कोई भी जो है क्वालिफाइंग एसेट्स नहीं है। तो प्रोपोर्शनेटली देखें जो इंटरेस्ट इनके हिस्से में बनता है उसे तो आप P&L में डायरेक्टली डालें, और जो कंस्ट्रक्शन के लिए इंटरेस्ट बनता है उसे आप उसकी कॉस्ट में कैपिटलाइज करें। तो आप यहाँ देख सकते हैं 25/32। मुझे पता है कि आप पूछेंगे इसमें बारिश से काम 1 महीने सस्पेंड हो गया तो सस्पेंशन पीरियड का हटा देना चाहिए क्या। देखिए वो नहीं हटेगा क्योंकि वो आपके कंट्रोल में नहीं था, ठीक है ना। वो बारिश आ गई, अपने आप आ गई, और वो 1 महीने हाई वाटर वजह से काम, हाई वाटर लेवल की वजह से काम नहीं हो पाया, उसको आप इग्नोर करेंगे। ये बहुत इन डेप्थ की बात है, कभी उसमें आपके इसमें कुछ गिवन नहीं था। हाँ, बट अदरवाइज़ जो है आप करेंगे, अदरवाइज जो है आप कैपिटलाइज करेंगे। बाकी जितने भी हैं प्रोपोर्शनेटली 80 लाख का लोन है, 80 लाख का इंटरेस्ट है, 32 करोड़ का लोन है, तो 25 करोड़ के लिए कितना बनेगा इंटरेस्ट, या 3 के लिए कितना बनेगा, यूनिटरी मेथड 2 के लिए, या 50-50 लाख के लिए 1 करोड़ के लिए कितना बनेगा। तो इन्हीं के हिस्से का P&L में डाल दो, और कंस्ट्रक्शन के हिस्से का जो है वो आप पूरा का पूरा जो है कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट में डाल दो। ठीक है ना, पेपर में लिख कर आएंगे आराम से। A16 से क्वेश्चन आया है। क्वालिफाइंग एसेट वो होता है जिसको सब्सटेंशियल टाइम लगता है, जो बोरिंग कॉस्ट होती है उसे हम क्वालिफाइंग एसेट की कॉस्ट में डालते हैं, बाकी को हम P&L में डाल देते हैं। तो ये सब आप चीज़ें लिख कर आएंगे, करेक्ट।
और इसी के साथ जो है आपका पूरा जो है यूनिट 2 और इवन यूनिट 1 भी आपकी पूरी कंप्लीट हो गई है। इसके सभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कैश फ्लो को छोड़ के कंप्लीट हो गए हैं। और इंटीग्रल नॉन इंटीग्रल जो है वो आप उसे देख लेंगे हम बाद में। ब्रांच अकाउंटिंग आएगा तभी कराऊंगा आपको, फ्लो में कराऊंगा ताकि सब चीज़ें क्लियर हो जाए, उससे रिलेट कर पाऊँ मैं, AS 11 को रिलेट कर पाऊँ ब्रांच अकाउंटिंग से। अभी हम क्या करेंगे, अभी इसके बाद मैं आपको RTP के क्वेश्चन करा रहा हूँ, RTP मई 20 के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस। और उसके बाद मैं आपको चैप्टर्स पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा, छोटे छोटे चैप्टर्स जो भी हैं मैं फटाफट जो मेरा मन करेगा मैं पढ़ा दूंगा। हाँ, तो जैसे आप यहाँ देखते हो प्रॉफिट और लॉस प्री और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन हो गया, या बोनस इशू राइट इशू की एंट्री हो गई, प्रेफरेंशियल रिडीम करना है, डिबेंचर रिडीम करना है, उसकी एंट्री हो गई, तो वो करा दूंगा। वो छोटे छोटे हैं, एक पर्टिकुलर 2 पेज के आपको नोट से समझाया एग्जाम्पल के साथ, फिर बुक के क्वेश्चन करा दिए, तो वैसे करा दूंगा। तो आपका जो है मॉड्यूल 2 लगभग कंप्लीट हो जाएगा। फिर इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग है, इंश्योरेंस क्लेम है, हायर परचेज है, वो करा दूंगा। बस उसके बाद आपका जो ब्रांच बचेगा। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में अब सबसे एंड के लिए रख रहा हूँ, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स वो देख लेना आप क्या करना है उसका, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का वो सबसे एंड में होगा। आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन गिवन है, आई थिंक 11th या 12th में भी किया होगा आपने, सिंगल एंट्री बोलते हैं, आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन गिवन है, उससे आपको पूरे अकाउंट्स क्रिएट करने की कोशिश करनी है। चलिए फिर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, आई विश यू ऑल द बेस्ट, जय हिंद एंड बाय बाय।